गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने यूनिवर्स टॉपिक स्टार्ट किया था। उसके आगे सर आज हम कंटिन्यू करेंगे ना। ओके सर। तो आगे स्टार्ट करें उससे पहले पिछली क्लास के कुछ क्वेश्चन बताइएगा जो हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किए थे, उसका आप पहले आंसर बताएंगे फिर आगे बढ़ते हैं ना। हमने पढ़ा था सर, सन में कौन सा रिएक्शन होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन या फिजन? न्यूक्लियर फ्यूजन या फिर न्यूक्लियर फिजन? हाँ जी सर। ये तो आसान है सर। अगर आपने थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ा है, एपीएसएसबी में भी पढ़ा है तो इसको बता पाएंगे। बिल्कुल सर। जो सन में आपका रिएक्शन चल रहा है उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। सन की आउटर मोस्ट लेयर को क्या कहते हैं? सन की आउटर मोस्ट लेयर को सर हम क्या कहते हैं? बिल्कुल। कोविड 19 बहुत बढ़िया, ऐसे ही आंसर दीजिएगा एग्जाम में भी ना। हाँ, करेक्ट आंसर इज कोरोना। उम्मीदें इतना मतलब ये क्लियर रखेंगे, वो कोरोना वाला कोविड 19 अलग है, ये कोरोना अलग है, ठीक है। ओके सर, तो हमने पिछली क्लास में ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स दिखा था, इवोल्यूशन ऑफ द स्टार देखा था, लेयर्स ऑफ द सन देखी थी, टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज देखी थी, अपनी गैलेक्सी मिल्की वे की बात करी थी। यहाँ तक की कहानी हमारी पहुंच चुकी थी। इसके आगे जो अगला पार्ट है दैट इज द इवोल्यूशन, या कह लो आपका फॉर्मेशन ऑफ द सोलर सिस्टम। इसके आगे की कहानी जब आप आगे देखोगे दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द सोलर सिस्टम। तो सर फॉर्मेशन ऑफ द सोलर सिस्टम की अगर हम बात करें तो व्हाट डज दिस थ्योरी से अबाउट, ये थ्योरी सर कहती क्या है? फॉर्मेशन ऑफ द सोलर सिस्टम, ये थ्योरी आपका क्या एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रही है? तो सर देखो, पहले सोलर सिस्टम होता क्या है ये मैंने आपको बताया था। सोलर सिस्टम बोले तो जैसे हमारा सन है, सन के अराउंड कई सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो रिवॉल्व कर रहे हैं, जैसे प्लैनेट्स हैं, कुछ एस्टेरॉइड्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, कॉमेट्स हैं, जो सन के अराउंड इर्द गिर्द उसकी ग्रेविटी से इन्फ्लुएंस है। तो सन और उसके अराउंड घूमने वाले उसके चेले चपाटे, वो सब कंप्लीटली मिलके क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम बनाते हैं। तो अब ये सोलर सिस्टम बना कैसे, प्लैनेट्स कैसे बने या एस्टेरॉइड्स कैसे बने, ये सब अगर हम देखें तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी थ्योरीज आई हैं। जैसे एक थ्योरी आई थी न्यूबुलर थ्योरी ऑफ लैपलेस, इसने कोशिश की थी लेकिन इसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से 100% इस थ्योरी को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन मोटा माटी हमने जो बात एक्सेप्ट करी है वो ये कि सर ये सब पहले क्या था? गैस था, गैशियस क्लाउड से ये क्लाउड घूम घूम के क्या हो गए? सॉलिडिफाई हो गए, ठीक है।
यानी जो सोलर सिस्टम है वाज बोर्न फ्रॉम अ जाइंट गैस ऑफ डस्ट कॉल्ड एज नेबुला। ठीक है, पहले एक क्लाउड था सर गैस का, उस क्लाउड को हम क्या कह रहे थे, नेबुला कह रहे थे। फिर यही नेबुला सर घूम घूम के क्या बन गया, यही नेबुला घूम घूम के आपका क्या बन गया, प्लैनेट्स बन गया। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स बने और वो सारे प्लैनेट्स हमारे सन के अराउंड रिवॉल्व करने लगे और उन्होंने कंप्लीट किया हमारा सोलर सिस्टम। तो ये सारी जो कहानी चल रही है, ये चल रही है 4.6 बिलियन ईयर्स अगो की। यानी जो प्लैनेट्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं अराउंड 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, उसके इतनी पुरानी ये हमारी कहानी है। तो फॉर्मेशन ऑफ द सोलर सिस्टम के बाद अगर हम देखेंगे तो सबसे पहला पार्ट पढ़ेंगे प्लैनेट्स। तो वन बाय वन जो सोलर सिस्टम के पार्ट्स हैं, जैसे प्लैनेट्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं, मीटियोर्स हैं, तो इनकी वन बाय वन सर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अगला पार्ट वही है कि पहले प्लैनेट्स को पढ़ लेते हैं, फिर ड्वार्फ प्लैनेट देखेंगे, मीटियोर्स देखेंगे, कॉमेट्स देखेंगे। तो जो भी सोलर सिस्टम के पार्ट्स हैं उनको स्टडी करना है। ठीक है, उसी में आपका फिर यूनिवर्स वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है सर? तो चलो जी, तो स्टार्ट करते हैं सर प्लैनेट्स के लिए। प्लैनेट्स बेसिकली हैं क्या? देखो, शुरू में जो प्लैनेट्स की डेफिनेशन मानी गई थी, तो ऐसे बॉडीज, ऐसे सेलेस्टियल बॉडी जो सन के अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रही है, उसे हम क्या कह देते हैं, प्लैनेट। ये तो सर एक बेसिक डेफिनेशन है। A celestial body moving in an elliptical orbit when a star around a star is known as a planet. Celestial body किसे कहते हैं? जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के बियॉन्ड जो भी आप बॉडीज देखोगे, जो भी स्ट्रक्चर देखोगे, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सेलेस्टियल बॉडी। तो प्लैनेट एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी है जो सन के अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट में या किसी भी स्टार के अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रही है। ये एलिप्टिकल ऑर्बिट क्या है? जैसे अगर मान लो ये हमारा सन है, इसके अराउंड कोई प्लैनेट इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, ये हमारा सन है, इसके अराउंड कोई प्लैनेट इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है, और ये जो शेप बना रहा है ये सर्किल है। अगर ये सर्किल शेप बना रहा है रिवॉल्व करते करते, तो इसको हम क्या कहेंगे, सर्कुलर ऑर्बिट। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जो रिवॉल्यूशन होता है सन के अराउंड वो होता है सर एलिप्टिकल ऑर्बिट। यानी वो किस शेप का होता है, एलिप्स। एलिप्स इस तरह का होता है। जैसे सर्किल में एक सेंटर होता है, एलिप्स में आपका दो सेंटर होते हैं। एलिप्स ऐसे मान लो सर, ये भी एक मान लो एक फुटबॉल थी, फुटबॉल पे कोई भारी आदमी पैर रख के उसे पिचका दे तो वो पिचक के कुछ इस तरह से शेप बना लेगी। इस शेप को क्या कहते हैं, एलिप्स कहते हैं। तो इस थ्योरी का कहना यह है कि जो आपके प्लैनेट्स हैं वो किसके अराउंड घूम रहे हैं, एक स्टार के अराउंड घूम रहे हैं इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। तो जैसे हमारा सन, सन मान लो यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, सन किसी एक फोकस पर होगा, ये कैपलर का भी लॉ कहता है, और उसके अराउंड ये आपके जो प्लैनेट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये कौन सा ऑर्बिट हो गया, ये हो गया एलिप्टिकल ऑर्बिट। अगर ये लोग एलिप्स शेप बना रहे हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, एलिप्टिकल ऑर्बिट कहेंगे। ठीक है, तो आपके जो प्लैनेट्स हैं वो एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी है जो स्टार के अराउंड ऑर्बिट कर रहे हैं इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, अब हम अपने प्लैनेट्स को अगर डिस्ट्रीब्यूट करें तो ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने। ठीक है, ये एक बेल्ट है। ठीक है, अभी ये एक एस्टेरॉइड बेल्ट है, ये कई सारे छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स और आपके जो पत्थर वगैरह हैं उनसे मिलके बनी है ये एस्टेरॉइड बेल्ट। ये डिवाइड करती है प्लैनेट्स को दो पार्ट्स में। इसके बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे, अभी एस्टेरॉइड बेल्ट्स पर भी आएंगे, इसकी भी चर्चा करेंगे। अभी आप इतना समझोगे सर, ये एस्टेरॉइड बेल्ट ने क्या करा है, प्लैनेट्स को दो कैटेगरीज में बांट दिया। मरकरी अर्थ वीनस, सॉरी मरकरी वीनस अर्थ मार्स। ठीक है, उसके बाद जुपिटर सैटर्न यूरेनस नेपट्टून। ये आपका सन है। सन के अराउंड अगर आप देखोगे सर, मरकरी वीनस अर्थ मार्स, फिर ये आपका एस्टेरॉइड बेल्ट आ जाती है, फिर जुपिटर सैटर्न यूरेनस नेपट्टून। सन और एस्टेरॉइड बेल्ट, इनके बीच में ये जो प्लैनेट्स हैं इनको हम क्या कह देते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स या फिर इनर प्लैनेट्स, क्योंकि ये अंदर साइड है तो इनको इनर प्लैनेट्स भी कह देते हैं।
और ये वाले प्लैनेट्स इनको क्या कहते हैं, जोवियन प्लैनेट्स, या फिर कह लो चूंकि ये आउटर साइड पे हैं तो इनको हम कह देते हैं आउटर प्लैनेट्स। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इस इन सब का बॉस अर्थ को मानते हैं, तो इसीलिए इसका अर्थ की वजह से नाम पड़ गया टेरेस्ट्रियल। फिर इसके बाद जो आउटर में है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, तो यहां पर बॉस कौन है सर, इसका लीडर माना है जुपिटर को, क्योंकि सबसे साइज में सबसे बड़ा कौन है, जुपिटर, तो उसी के नाम पे ये सारे प्लैनेट्स का नाम पड़ गया, इनको कहने लगे जोवियन प्लैनेट्स या फिर कह लो आउटर प्लैनेट्स। तो प्लैनेट्स को हम दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, इनर प्लैनेट्स और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, या फिर आउटर प्लैनेट्स और जोवियन प्लैनेट्स, या फिर गैस जाइंट प्लैनेट्स। तो डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी इस तरह के भी आ जाते हैं कि सर बताओ मार्स इनर प्लैनेट है या आउटर प्लैनेट। ऑप्शन ऐसे दे देगा क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स आर आउटर प्लैनेट, इनमें से कौन सा प्लैनेट आउटर प्लैनेट है, चार ऑप्शन दे देगा और उन चार में से आपसे पूछेगा बताइए जरा इसमें से आउटर प्लैनेट कौन सा है, ठीक है। सिंपल इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये तो बात हो गई सर प्लैनेट्स का क्लासिफिकेशन। तो टोटल कितने प्लैनेट्स हैं सर हमारे सोलर सिस्टम में, 8 प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। एंड सर प्लूटो, प्लूटो सर अभी फिलहाल प्लैनेट नहीं है, प्लूटो इज अ ड्वार्फ प्लैनेट, इसकी कहानी भी आगे डिस्कस करेंगे। प्लूटो इज द ड्वार्फ प्लैनेट। प्लूटो को हम लोग कंप्लीटली प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, इसको किसकी कैटेगरी में रखते हैं सर, इसको हम रखते हैं ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में। बात समझ में आ रही है, चलिए जी। इनका एटमॉस्फेयर में भी डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, जो इनर प्लैनेट्स हैं उनका साइज भी छोटा होता है और वो डेंस प्लैनेट्स है, ठीक है, कंपेयर टू द लार्जर प्लैनेट्स। ये जो प्लैनेट्स है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, ये बड़े प्लैनेट्स है साइज में, इनका साइज ज्यादा है और ये इनकी डेंसिटी कम होती है, इनका एटमॉस्फेयर थिक होता है, हैव अ थिक एटमॉस्फेयर, ठीक है। और इस इनका जो एटमॉस्फेयर मोस्टली किसका बना होता है, हीलियम एंड हाइड्रोजन का मेनली आपका एटमॉस्फेयर देखने को मिलेगा जो आउटर प्लैनेट्स है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अगर हम लोग बात करें, अच्छा जुपिटर को अगर आप देखो तो जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है, जुपिटर द बिगेस्ट प्लैनेट, ठीक है। तो जुपिटर के अगर आसपास देखो, जुपिटर से इधर जाओगे तो भी साइज घटेगा, जुपिटर से इधर आओगे तो भी साइज घटेगा, ठीक है। जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है, जुपिटर से जैसे जैसे इधर जाते जाओगे प्लैनेट्स का साइज घटता जाएगा, और जुपिटर से जैसे जैसे इधर आते जाओगे प्लैनेट का साइज घटता जाएगा, एक्सेप्शन इज मार्स, ठीक है, एक्सेप्शन इज मार्स, क्योंकि मार्स का साइज अर्थ से कम होता है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा अब अगर आप वन बाय वन देखो, ठीक है, तो वन बाय वन अब हम लोग एक एक प्लैनेट को स्टडी करेंगे, ठीक है, मरकरी के बारे में देखेंगे, वीनस के बारे में देखेंगे, अर्थ के बारे में देखेंगे, तो अपने जो प्लैनेट्स हैं उनकी क्या क्या स्पेशलिटी है, क्योंकि देखो यूनिवर्स और सोलर सिस्टम आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत हाईली पोटेंशियल टॉपिक है जिससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो एक टाइप ऑफ क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया इनर आउटर के नाम पे पूछ लेता है, एक टाइप ऑफ क्वेश्चन बन जाता है कि पूछ लेगा बताइए रेड प्लैनेट किसे कहते हैं, ग्रीन प्लैनेट किसे कहते हैं, अर्थ का ट्विन किसे कहते हैं, मॉर्निंग स्टार किसे कहते हैं, इवनिंग स्टार किसे कहते हैं, तो इस तरह से भी रिलेट करके आपका क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वन बाय वन एक एक प्लैनेट करके हम बात करेंगे। तो उससे पहले मेरे को बताइए यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए। वालेकुम सलाम तागम जी। हाँ जी सर, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए, क्लियर है तो गिव मी ए थम्स अप। हाँ जी सर, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए।
सबटाइटल्स का बंद करने का ऑप्शन आपके एंड से होता है सर। आप अपने एंड से सबटाइटल्स को बंद कर सकते हैं ना। ओके सर, ठीक है। तो वन बाय वन एक एक करके प्लैनेट्स को स्टडी करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सर मरकरी की। देखो मरकरी को हम जानते हैं ये सबसे नियरेस्ट टू द अर्थ है, सॉरी नियरेस्ट टू द सन है। ठीक है, सबसे जो सन के नजदीक है वो आपको कौन सा मिलेगा, मरकरी मिलेगा। इसकी एक बात ध्यान रखना कि ऐसे तो मरकरी हमें एक ब्राइट स्टार लाइक ऑब्जेक्ट दिखता है, लेकिन इसकी जो ब्राइटनेस है वो वीनस से कम होती है, वीनस इससे ज्यादा ब्राइट होता है। एक चीज तो ये ध्यान रखना। मरकरी का साइज सर सबसे छोटा है, इवन इतना छोटा है कि आपका जो जुपिटर है, ठीक है, जुपिटर की एक सैटेलाइट है गैनीमेड। सैटेलाइट क्या होती है, जैसे सन के अराउंड रिवॉल्व करने वाले को क्या कहते हैं, प्लैनेट कहते हैं। इसी तरह से प्लैनेट के अराउंड अगर कोई बॉडी रिवॉल्व कर रही है तो उसे क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है, सब प्लैनेट के अराउंड, जैसे अर्थ है, अर्थ की सैटेलाइट क्या है, मून। उसी तरह से जुपिटर है, जुपिटर का जो मून है वो है गैनीमेड। कई सारे मून है, उनका जो लार्जेस्ट मून है दैट इज गैनीमेड। इसी तरह से सैटर्न का जो सबसे बड़ा मून है टाइटन। तो टाइटन और गैनीमेड जो प्लैनेट्स भी नहीं है सर, सैटेलाइट है, उनकी सैटेलाइट भी मरकरी से बड़ी है। तो मरकरी का साइज इतना ज्यादा छोटा है। ठीक है, मरकरी का साइज इतना ज्यादा छोटा है, लेकिन सर डेंस बहुत है मरकरी। इसीलिए अगर आप देखोगे तो मास जो है वो मरकरी का ज्यादा, भले मरकरी का साइज छोटा है बट मरकरी का जो मास है वो गैनीमेड और टाइटन से ज्यादा पड़ता है। ठीक है, तो एक सवाल जो हमें डाउट लगता है कि मरकरी इज द हॉटेस्ट प्लैनेट। ठीक है, मरकरी इज द हॉटेस्ट प्लैनेट, एक ये हमें बाय डिफॉल्ट लगने लगता है, जबकि ऐसा नहीं है। हमें ऐसा क्यों लगता है सर, हमें लगता है कि सर सबसे जो नजदीक है सन के वो मरकरी है, तो सबसे हॉट प्लैनेट भी कौन सा होना चाहिए, मरकरी होना चाहिए। लॉजिक तो बिल्कुल सही है, होता तो सर मरकरी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो हॉटेस्ट प्लैनेट है दैट इज नॉट मरकरी, दैट इज योर वीनस। ठीक है, हॉटेस्ट प्लैनेट इज नॉट मरकरी, द हॉटेस्ट प्लैनेट इज द वीनस। बात समझ रहे हैं, हॉटेस्ट प्लैनेट इज नॉट मरकरी, द हॉटेस्ट प्लैनेट इज द वीनस। वीनस इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट, ये ब्राइटेस्ट भी है और साथ ही साथ ये आपको हॉटेस्ट प्लैनेट भी मिलेगा। वीनस क्यों है सर, बिकॉज ऑफ इट्स एटमॉस्फेयर। कहने के लिए आप कह सकते हो कि हाँ सर मरकरी सन के सबसे नजदीक है, लेकिन वीनस का अपना इंटरनल एटमॉस्फेयर इतना खतरनाक होता है जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर मरकरी से भी ज्यादा है, इसीलिए वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट। इस बात को ध्यान रखिएगा। और वीनस की खास बात क्या है, ये ब्राइटेस्ट है। ब्राइटेस्ट क्यों है, क्योंकि देखो कोई भी चीज ब्राइट क्यों होती है, कोई भी चीज ब्राइट या शाइनिंग क्यों होती है, जाहिर सी बात है कि किसी ऑब्जेक्ट से जितनी ज्यादा आप लाइट रिफ्लेक्ट करा लोगे उतनी ज्यादा वो क्या हो जाएगी, ब्राइट हो जाएगी। और जो वीनस है उसकी ब्राइटनेस का भी रीजन क्या है, रिफ्लेक्टिविटी। उसकी रिफ्लेक्टिविटी बहुत हाई है, और रिफ्लेक्टिविटी हाई होने को कहते हैं एल्बिडो हाई होना। ठीक है, हाई एल्बिडो होने का मतलब क्या है, वो ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोल ले लो, ठीक है, एक यहाँ पे ले लो स्नो ले लो। कोल का कलर कैसा है, ब्लैक, स्नो का कलर कैसा है, व्हाइट। तो यहां पर रिफ्लेक्शन किससे ज्यादा होगा, कोल से या स्नो से, बताइए सर। जो रिफ्लेक्शन है वो कोल से ज्यादा होगा या स्नो से ज्यादा होगा, क्या लगता है, कौन ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। जो जितना ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा उतना ही कम वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो रिफ्लेक्शन जाहिर सी बात है सर स्नो का ज्यादा होता है, इसीलिए जो स्नो होता है उसका टेम्परेचर इतना कम होता है। स्नो कोल्ड क्यों होती है, क्योंकि सर उसका टेम्परेचर इतना कम है बिकॉज ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन। यहाँ पे लाइट जाती है टकरा के वापस आ जाती है, तो इसका एल्बिडो क्या है, ज्यादा है। जो चीज ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगी उसका एल्बिडो भी ज्यादा होगा। कोल कम रिफ्लेक्ट करेगा तो इसका एल्बिडो भी कम होगा। तो वही चीज सर यहाँ पर वीनस के लिए लिखी है। वीनस का एल्बिडो हाई होता है इसीलिए वो ब्राइट होता है।
एल्बिडो हाई होने का मतलब वो हाईली रिफ्लेक्टिव है, ठीक है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके एटमॉस्फेयर में सर सल्फ्यूरिक एसिड है जो हाईली रिफ्लेक्टिव होता है। तो हाईली रिफ्लेक्टिव सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से ये सबसे ज्यादा ब्राइट आपका प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में पाया जाता है। इतना ज्यादा ब्राइट है कि समटाइम्स इट इज विजिबल टू द नेकेड आई इन ब्रॉड डे लाइट, ठीक है। इसको टेलीस्कोप से भी नहीं देखना पड़ता है, ये ऐसे ही दिख जाता है सर, नंगी आंखों से दिख जाता है ना। चश्मा भी नहीं, टेलीस्कोप भी नहीं लगाना पड़ेगा इसके लिए आपको। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि द ब्राइटेस्ट प्लैनेट। इसको अर्थ का सिस्टर प्लैनेट भी कहा जाता है या फिर अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है। अब इसी तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं कि अर्थ का ट्विन किस प्लैनेट को कहा जाता है। तो अर्थ का ट्विन हो सकता है कुछ लोग मार्स लगा दें, क्योंकि इस टाइम मार्स पे सबसे ज्यादा रिसर्च चल रही है लाइफ की पॉसिबिलिटी की। लेकिन अर्थ का ट्विन मार्स को नहीं कहा जाता है, अर्थ का ट्विन कहा जाता है वीनस को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सर जो साइज है, मास है, सन से ज्यादा जो प्रॉक्सिमिटी यानी क्लोजनेस है, तो जो फिजिकल फीचर्स हैं, ठीक है, जो फिजिकल फीचर्स हैं और सन के और सॉरी वीनस के और अर्थ के, वो काफी हद तक सिमिलर है। ड्यू टू दी सिमिलैरिटीज आपका जो वीनस है, वीनस इज कॉल्ड द अर्थ ट्विन, ठीक है सर। ड्यू टू दी सिमिलैरिटीज वीनस इज कॉल्ड द अर्थ ट्विन। हाँ जी सर। तो ये पॉइंट ध्यान रहेगा कि वीनस को क्या कहते हैं? अर्थ का ट्विन कहते हैं। अब इसके बाद अगला पॉइंट देखो। अगला पॉइंट ये है कि सर आपका इसमें इट इज द डेंसेस्ट एटमॉस्फेयर ऑफ द फोर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। चार टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कौन से हैं? मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है। उन चारों में सबसे ज्यादा डेंस कौन है? सबसे ज्यादा डेंस आपका वीनस है। इसका एटमॉस्फेयर में सर इतना ज्यादा थिक है कि भैया 96% तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। और ये आपका हॉटेस्ट प्लैनेट है, ये हमने आपको बता दिया, ठीक है। और ये हॉटनेस किसकी वजह से? क्योंकि देखो सर 96% उसमें क्या है, उसके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड। उस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या होगा सर? ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा। मतलब वीनस के पास सनलाइट जो पहुंचेगी वो ट्रैप होती रहेगी। वो इतनी ज्यादा ट्रैप हो गई है, बाहर निकल ही नहीं पा रही है, जिसकी वजह से आपका जो वीनस है वो मरकरी से भी ज्यादा हॉट हो जाता है, ठीक है। तो ये दो चार बातें इसको ध्यान रखिएगा रिगार्डिंग वीनस। एक और दिलचस्प बात है रिगार्डिंग वीनस, दैट इट रोटेट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। दो प्लैनेट्स हैं जो आपका क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, ठीक है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? जैसे मान लो ये सन है, ठीक है, ये सन है, ये आपका अर्थ है। तो अर्थ सन के चक्कर कैसे लगाएगी सर? ऐसे झूमर 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 इस तरह से। ये कौन सा डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। यानी ये क्लॉक है, अगर इस तरह से आप चलोगे तो ये क्लॉकवाइज कहलाएगा, इस तरह से आप चलोगे तो एंटी क्लॉकवाइज कहलाएगा। सिंपल है, क्लॉक के डायरेक्शन से आप कंपेयर कर लो। लेकिन जो प्लैनेट आपका वीनस है सर, ठीक है, वीनस है, वीनस सर ऐसा नहीं है। सर वीनस आपका चलता है घूमर 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 इस तरह से, यानी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो वीनस का जो डायरेक्शन है मूवमेंट का वो क्लॉकवाइज है। दो प्लैनेट्स हैं जिनका क्लॉकवाइज है, बाकी इन जनरल आप ध्यान रखना जो डायरेक्शन है घूमने का, रिवॉल्व करने का, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन बना सकता है। इट रोटेट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन क्लॉकवाइज टू मोस्ट अदर प्लैनेट्स। इसी को मॉर्निंग स्टार कहते हैं, इसी को हम इवनिंग स्टार कहते हैं, ठीक है सर। तो ये जो पॉइंट्स मैंने हाईलाइट करे हैं, यही पॉइंट्स आपको नोट्स में लिखने होते हैं और इन्हीं को बार बार आपको मेनली रिवाइज करना होता है, ठीक है सर। बाकी जो और एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखे हैं वो इसलिए लिख दिए ताकि उनको एक बार बस आप पढ़ लो। बाकी जो आपके एग्जाम में काम आएंगे और जो आपको याद रखना वो वही पॉइंट्स है जो जिनको मैं मार्क करता हूँ या जिनको मैं क्लास में डिस्कस करता हूँ। बात समझ में आ रही है सर? हाँ जी सर, यहाँ तक चीजें क्लियर है? क्लियर है तो गिव मी थम्स अप।
हाँ जी सर, बताइए जरा। ओके, ये कोरियन तरीका आप लोग कहाँ से सीख गए? ठीक है जी। अब सर मरकरी है, वीनस है, उसके बाद अर्थ तो सर हम पढ़ते ही है सर, मार्स की बात कर लेते हैं। ठीक है। देखो मार्स में क्या ध्यान रखना है, मार्स में सबसे पहली चीज तो ध्यान रखना है कि मार्स को हम क्या कहते हैं सर, रेड प्लैनेट कहते हैं। पहली चीज तो ये। अच्छा, पूरी ज्योग्राफी में आप जब भी पढ़ोगे ना, ये चीज रेड होती है, क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द रेडिश आयरन ऑक्साइड। ठीक है। हाँ, तो कोई भी चीज आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे रेड है, क्यों है? रेडिश आयरन ऑक्साइड। ऐसे सॉइल पढ़ोगे आगे आप, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी में आती है रेड सॉइल। तो रेड सॉइल रेड क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द आयरन ऑक्साइड। ठीक है। तो कुछ भी लाल दिख रहा है ज्योग्राफी पे, तो समझ जाना वहां क्या मिल रहा है सर, आयरन मिल रहा है। हमारा ब्लड है, हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल होती है, उसमें हीमोग्लोबिन होता है, दैट इज रेड इन कलर बिकॉज ऑफ आयरन। ठीक है। तो रेड कलर क्यों होता है? अब ज्योग्राफी या नेचुरल अगर आप देखोगे तो जनरली यू विल फाइंड इट इज बिकॉज ऑफ द आयरन। ठीक है। एक मिनट रुकिएगा बस। ऑलराइट। तो मार्स इज ऑफन referred to as a red planet because of the reddish iron oxide prevalent on its surface। ठीक है। पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे। अब मार्स के बारे में अगली चीज तो ये ध्यान रखनी है कि मार्स में सर आपका एक वोल्केनो होता है। ठीक है। मार्स प्लैनेट में जैसे मैंने बताया ना, वीनस है। वीनस अर्थ का ट्विन है, जैसे अर्थ में ज्योग्राफिकल फीचर्स है वैसे ही आपका वीनस में भी मिलते हैं। उसी तरह से मार्स है, जैसे माउंटेन्स हैं, वोल्केनो है, अर्थ पे देखने को मिलेंगे, अर्थ को एक अर्थ पे आता है, उसी तरह के जो फीचर्स है वो आपको मार्स पे भी देखने को मिलेंगे। जैसे ओलंपिस, ओलिम्पस मोन्स, ठीक है, वो लार्जेस्ट वोल्केनो है। ठीक है, हमारे पूरे सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट वोल्केनो है। और हाईएस्ट नोन माउंटेन, पूरे अपने सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा माउंटेन भी आपका 24 किलोमीटर। ठीक है, 24 किलोमीटर। अगर आप एवरेस्ट को भी देखो, तो एक एक बार मेरे को एवरेस्ट की हाइट बताना जरा। एवरेस्ट की भी हाइट कुछ 8 किलोमीटर के आसपास ही है, तो उससे आप कंपेयर कर सकते हो कि ये ओलंपिस मोन्स कितना ज्यादा ऊंचा आपका माउंटेन होगा, और ये वोल्केनो भी है। एक चीज इसमें सर ये ध्यान रखना कि मार्स के दो मून हैं, बहुत फेमस हैं। ठीक है, फोबोस एंड डीमोस। ठीक है, फोबोस एंड डीमोस, इनको मार्स मार्स का क्या कंसीडर किया जाता है, मून कंसीडर किया जाता है। इस पे भी क्वेश्चन कई बार बन जाता है कि मार्स हैज टू इरेगुलरली शेप्ड मून्स, फोबोस एंड डीमोस। मार्स को भी सर हम लोग कई बार नेकेड आई से देख पाते हैं, कभी कभी इस तरह की सिचुएशन हो जाती है। अब मार्स के एटमॉस्फेयर की बात करें, क्योंकि देखो अभी जो सबसे ज्यादा रिसर्च चल रही है दैट डील्स विद द मार्स। एक जो लाइफ की पॉसिबिलिटी है वो सबसे ज्यादा हम किस पे ढूंढ रहे हैं, मार्स पे ढूंढ रहे हैं। तो मार्स के अगर एटमॉस्फेयर की बात करें तो सर वहां पर भी 96% कार्बन डाइऑक्साइड है। जैसे अर्थ में सबसे ज्यादा आपका क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, यहाँ पर सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। ठीक है, नाइट्रोजन काफी कम है, 1.89%। और साथ ही साथ मीथेन को भी डिटेक्ट किया गया है मार्स के एटमॉस्फेयर में। तो मीथेन मतलब तब आपका निकलता है जब कोई बॉडी डिकम्पोज होती है। ठीक है, तो ऐसा माना जा रहा है कि जरूर यहाँ कोई लाइफ थी, उसी के डिकम्पोज होने के बाद से वहां मीथेन निकल रहा है। तो मीथेन की एग्जिस्टेंस ये हमें जस्टिफाई कर रही है कि जरूर कहीं ना कहीं मार्स पे भी कभी ना कभी लाइफ रही थी। या हो सकता है कहीं किसी गली में मौजूद हो, तो उसी पे रिसर्च का भी काम चल रहा है। तो रिगार्डिंग मार्स दो चार पॉइंट ध्यान रखना, दैट इट इज द रेड प्लैनेट ड्यू टू रेडिश आयरन ऑक्साइड। ओलंपस मोन्स इज द हाईएस्ट नोन माउंटेन इन द ओवरऑल सोलर सिस्टम। और फोबोस एंड डीमोस आर द टू आपका क्या कहते हैं, मून्स ऑफ द मार्स। एटमॉस्फेयर में अगर आप देखोगे तो
मार्स में सबसे ज्यादा अमाउंट किसका मिलता है, तो वो आपको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हाँ बिल्कुल, किसी ने भी बताया था 8848। चलो सर, दैट इज अबाउट मार्स। मूव करते हैं सर आगे जुपिटर पे। ठीक है, आगे मूव करते हैं जुपिटर पे। जुपिटर में सर पहली चीज तो यही आती है कि सर इट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट। ठीक है, इट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट, और इसकी जो सैटेलाइट है गैनीमेड, गैनीमेड वो सबसे लार्जेस्ट सैटेलाइट है। जितने भी आपके क्या कहते हैं मून्स है, मतलब जितनी भी सैटेलाइट है डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स की, उनको अगर आप कंपेयर करोगे तो सबसे बड़ी सैटेलाइट आपको कौन सी मिलेगी, गैनीमेड मिलेगी। ठीक है, और ये आपका जो आयो हो गया, यूरोपा हो गया, गैनीमेड हो गया और कैलिस्टो हो गया, इन सबको हम क्या कहते हैं सर, दीज आर कॉल्ड द गैलीलियन सैटेलाइट्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनको गैलीलियो ने डिस्कवर किया था। आयो, यूरोपा, गैनीमेड एंड कैलिस्टो, इन सबको हम क्या कहते हैं, गैलीलियन सैटेलाइट। अब देखो पीसीएस की यही खास बात होती है, या ये आप उसकी मेरिट मान लो या डीमेरिट मान लो, तो वो बिल्कुल डीप डाउन जाके इसी तरह के फैक्ट्स निकाल के ले आता है। ठीक है, अगर एग्जामिनर को परेशान करना होगा तो वो कुछ नहीं करेगा, इसी तरह के फैक्ट उठा के आपके सामने रख देगा। तो अगर आपने पढ़े होंगे तो कर पाओगे, और इसमें तो सर कोई तुक्का भी काम नहीं करता। ठीक है, तो इसीलिए पीसीएस में हमारा कंटेंट बढ़ जाता है, और यहाँ पर अगर कंटेंट बढ़ता है तो आपके नंबर ऑफ आवर्स जो आप पढ़ते हैं वो भी बढ़ते हैं, और साथ ही साथ आपका जो रिवीजन है वो भी बढ़ता है। क्योंकि अगर आपने देखो, आप में से कई स्टूडेंट एपीएसएसबी का भी क्लासेस कर चुके हैं, तो अगर वो लोग कंपेयर करेंगे एपीएसएसबी के कोर्स से इस कोर्स को, तो एक वाइड वैरायटी का डिफरेंस है। एक लेक्चर में सर पूरा यूनिवर्स नहीं पढ़ जाता है ना, ये आपका दूसरा लेक्चर चल रहा है, तो डिफरेंस आपको खुद फील होगा यहाँ पर। तो जुपिटर के जो चार सबसे बड़े मून हैं, आयो, यूरोपा, गैनीमेड एंड कैलिस्टो, इनको क्या कहते हैं, गैलीलियन सैटेलाइट। तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी सैटेलाइट कौन सी है सर, गैनीमेड। ठीक है, गैनीमेड, गैनीमेड जो पढ़ना है वो पढ़ लो, क्वेश्चन सही होना चाहिए सर। ठीक है, वो ज्यादा मैटर करता है। चलो जी, उसके बाद अगर हम सर बात करें सैटर्न। ठीक है, अगला क्या है सर आपका सैटर्न। सैटर्न की अगर हम बात करें तो सैटर्न भी आपका कई सैटर्न में अगर आप देखोगे तो रिंग्स देखने को मिलेंगी। वो रिंग्स किस चीज की है सर, वो रिंग्स डस्ट पार्टिकल्स की, आइस के क्रिस्टल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स है, उनसे कवर है। ठीक है, सैटर्न रिंग्स आर प्रोबेबली मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ आइस एंड आइस कवर्ड रॉक्स, उससे ये आपका बना है। अब इसमें सर अगर हम मून की बात करें तो इसकी सैटेलाइट, सैटर्न की सैटेलाइट होती है टाइटन। ठीक है, सैटर्न की सैटेलाइट का नाम क्या है, टाइटन। तो टाइटन इज द सेकंड लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम। टाइटन इज द सेकंड लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम, लार्जर देन द मर्करी, एंड इट इज द ओनली सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम विद अ सब्सटैंशियल एटमॉस्फेयर। यानी देखो एक दो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, दो क्वेश्चन क्या बनते हैं कि टाइटन किसकी सैटेलाइट है। एक क्वेश्चन तो ये बनेगा कि टाइटन किसकी सैटेलाइट है। दूसरा क्वेश्चन सर आपका ये बन जाता है कि भैया ये बताइए कि ऐसी कौन सी सैटेलाइट है जिसका एटमॉस्फेयर अर्थ से मैच करता है। ठीक है, देखो एक अर्थ का ट्विन वीनस अलग हो गया, वो प्लैनेट है, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा बनता है कि भैया ये बताइए कि ऐसा कौन सा सैटेलाइट है जिसका एटमॉस्फेयर अर्थ से मैच करता है, तो दैट इज टाइटन। तो टाइटन से अगर क्वेश्चन बनता है तो दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक ये कि टाइटन किसकी सैटेलाइट है, डायरेक्ट पूछेगा, और दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या बनता है कि ये बताइए ऐसा कौन सा सैटेलाइट है जिसका एटमॉस्फेयर अर्थ के जैसा है, तो दैट सैटेलाइट इज टाइटन। ठीक है सर, दैट सैटेलाइट इज टाइटन। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? दैट इज अबाउट जुपिटर एंड सैटर्न। आई होप इट इज क्लियर नाउ। ठीक है सर, यहां तक कोई डाउट है तो डू लेट मी नो। क्लियर है तो सर गिव मी अ थम्स अप। हाँ जी सर, यहां तक चीजें क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप। ठीक है, अभी एक्चुअली थोड़ा सा मेरा नेटवर्क डिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हो सकता है आगे की क्लास में भी दिक्कत हो, तो इसीलिए स्मूथ रनिंग के लिए आज अब क्लास को यहीं तक रखेंगे।
इसके आगे का पोर्शन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है ना सर। तो इसके आगे की कहानी हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अगर किसी का कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। हाँ जी, हाँ जी सर, किसी का कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, फिर इसके आगे की कहानी फिर हम लोग अगली क्लास में। अभी कहाँ से नाइट हो गई सर, अभी तो ढंग से अंधेरा तो होने दीजिए। अच्छा, अरुणाचल में तो हो रहा होगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हाँ अभी तो करंट अफेयर्स भी होगा। ठीक है सर, तो कोई डाउट होने से आप मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हो। कॉल से बेटर है व्हाट्सएप करिएगा, क्योंकि अभी देखो एक कॉल आ रही थी, 2 बार आ चुकी, मैं नहीं उठा पाया क्योंकि क्लास में कॉल नहीं उठा सकते हैं। ठीक है, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें, किसी तरह का डाउट होने से इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर देंगे, ठीक है सर। चलिए फिर इसके आगे की कहानी वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।